हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकित कुमार है और मैं आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद फन में। सो गाइज, आज का जो हमारा लेक्चर है वो ज्योग्राफी के टॉप 20 क्वेश्चंस के बारे में है और जिनमें से जो कि ये सेट 1 होगा उसके बाद और भी सेट अपलोड हो गए। इनकी सिंपल सी चीज़ें, ज्योग्राफी के मैं आपको टॉप मोस्ट क्वेश्चंस कराऊंगा बट सीरियल वाइज। इनके सबसे पहले ज्योग्राफी में आप क्या क्या पढ़ते हो? सबसे पहले आप पढ़ोगे विश्व का भूगोल और फिर भारत का भूगोल, राइट। तो सबसे पहले विश्व के भूगोल में आता है हमारा ब्रह्मांड सौरमंडल। तो सबसे पहले हम इसी की क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए, जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं, जैसे कि आपका सीपीओ का चल रहा है, एसएससी सीजीएल सीपीओ का, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इसको अच्छे से देख लीजिएगा। और जो अदर एग्ज़ाम है या कोई और जो इन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम अपने आज के पहले क्वेश्चन से। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, तो देखते हैं इसको। इसने कहा है कि सौरमंडल के संबंध में सर्वप्रथम जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? ऑप्शन है गैलीलियो, स्ट्रेबो, कोपरनिकस, केपलर। तो आपका आंसर क्या होगा इसमें? अगर आप लोग को पता है तो जल्दी से बताइए। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इनके जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा सी। सी क्या है? कोपरनिकस। कौन है? कोपरनिकस। यानी कि हम कह सकते हैं कि सौरमंडल के संबंध में सर्वप्रथम जानकारी किसने प्रस्तुत की थी? कोपरनिकस ने की थी। दरअसल क्या है, जो कोपरनिकस थे इन्होंने एक सिद्धांत दिया था। उस सिद्धांत का नाम है सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत, या जिसे हम हीलियोसेंट्रिक थ्योरी भी कहते हैं। इन्होंने हीलियोसेंट्रिक थ्योरी दी थी। इस थ्योरी में इन्होंने बताया था कि जो हमारा सौरमंडल है उस सौरमंडल का केंद्र पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य है। समझ में आया? इनके जो हमारा सौरमंडल है उसका जो केंद्र है वो पृथ्वी नहीं बल्कि क्या है? सूर्य है। यही इन्होंने बताया था, ठीक है। एक आपने सुना होगा, एक हो रहा है एक भूकेंद्रीय सिद्धांत होता है। देखो, अगर कोपरनिकस का इसमें नाम नहीं होता तो एक व्यक्ति थे टोल्मी, एक वैज्ञानिक थे टोल्मी। इन वैज्ञानिकों ने दिया था एक भूकेंद्रीय सिद्धांत। एक भूकेंद्रीय सिद्धांत दिया था इन्होंने, जिसमें इन्होंने बताया था, यानी कि मैं इसे लिख सकता हूँ, जियोसेंट्रिक थ्योरी दी थी इन्होंने, जियोसेंट्रिक थ्योरी। और इस थ्योरी में ही इन्होंने बताया था कि जो सौरमंडल है, पृथ्वी जो है वो सौरमंडल का केंद्र है और सारे ग्रह पृथ्वी के चक्कर लगा रहे हैं। उसके बाद आए थे कोपरनिकस, जिन्होंने बताया था, जिन्होंने सूर्य केंद्रीय सिद्धांत दिया था। उन्होंने ही बताया था कि सौरमंडल का जो केंद्र है वो सूर्य है और सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, ठीक है। तो आंसर हो गया इसका सी। बात करें गैलीलियो की, तो गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था और जब इन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया था उसी समय इन्होंने बृहस्पति के 4 चंद्रमाओं की खोज भी कर ली थी, ठीक है। इसमें बात करें केपलर की, तो केपलर ने क्या दिए थे? ग्रह संबंधी नियम दिए थे। इनके इनके 3 नियम थे जिन्होंने ग्रह संबंधी दिए थे। बात करें स्ट्रेबो की, तो स्ट्रेबो एक इतिहासकार है, इनका इससे कोई संबंध नहीं है। तो आंसर होगा सी, कोपरनिकस। यानी कि पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो है सी, कोपरनिकस, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 की। चलिए, तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपकी स्क्रीन पर ये रहा, तो पढ़िए इसको। इसने कहा है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दिग्वृत्तीय पथ में परिभ्रमण करती है और सूर्य उस दिग्वृत्त की एक नाभि पर स्थित है। उस स्थिति की कल्पना कीजिए जिसमें पृथ्वी सूर्य के चारों ओर वृत्तीय पथ में परिभ्रमण करती है। उस स्थिति में निम्नलिखित में से कौन एक परिणाम निकलेगा? तो देखिए, इसने कहा कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्तीय पथ पर परिभ्रमण करती है। यानी कैसे समझो, देखो, पृथ्वी जो है, यानी कि ये मान लो इस सूर्य है, ठीक है। तो इस सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्तीय पथ पर क्या करती है? परिभ्रमण करती है।
और उसने कहा है अगर ये दीर्घवृत्तीय पथ ना होकर वृत्तीय पथ होता तो क्या होता, तो क्या होता, तो आंसर क्या होगा इसमें से, देखो ये घट गया, ये घट गया, ये घट गया, ये घट गया। तो एक तरीके से देखा जाए दीर्घवृत्तीय पथ पर घूमने का मतलब है कि पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और 23.5 डिग्री झुके होने के कारण ही भारत पर क्या होता है, सॉरी पृथ्वी पर क्या होता है, मौसम परिवर्तन होता है। तो आंसर होगा इसका बी, मौसमों के बीच का अंतर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आंसर होगा इसका बी, आंसर होगा बी, मौसमों के बीच का अंतर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखिए CDS 2011 में भी आया, इसके अलावा और भी कहीं आया हुआ है ये, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। अब चूंकि यहाँ पर बात की गई है पृथ्वी और सूर्य की, तो आप बता सकते हैं कि सूर्य जो है, सूर्य का जो चक्कर लगाती है पृथ्वी वो कितने समय में लगाती है, यानी कि परिभ्रमण जो है वो एक्यूरेट जो होता है वो होता है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड, ठीक है। या फिर इसको हम 365 दिन 6 घंटे भी बोल देते हैं। अगर 4 साल बाद की बात करें, अगर हम 4 साल बाद की बात करें तो 4 छिंग 24, एक दिन बढ़ गया तो 366 दिन बढ़ जाते हैं, यानी कि एक दिन इसमें बढ़ गया, और यही दिन क्या कहलाता है, या यही वर्ष क्या कहलाता है, लीप वर्ष कहलाता है, ये याद रखना। और ये दिन हमेशा फरवरी में जुड़ता है, फरवरी में जुड़ता है, फरवरी 28 की होती है ना, तो जब ये जुड़ जाता है तो 29 की हो जाती है। समझ में आया? तो आंसर होगा इसका बी। उसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पढ़िए। कथन ए, ओजोन जैविक जीवन के लिए परमावश्यक है, और कारण आर, ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करता है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा? अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो प्लीज़ देख लो। आंसर क्या होगा? अगर पहले हम कथन की बात करें कि ओजोन जैविक जीवन के लिए परमावश्यक है, तो बिल्कुल है भाई। अगर ओजोन लेयर नहीं हुई तो पृथ्वी पर क्या होगा, सूर्य से आने वाली खतरनाक पराबैंगनी किरणें या अल्ट्रावायलेट रेज आ जाएंगी, जिससे हमें क्या हो जाएंगे, कैंसर होने की बहुत ज़्यादा बीमारी पैदा हो सकती है, तो आवश्यक है। बात करें कारण आर की, ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करता है, बिल्कुल करता है, अभी बताया। काफ़ी ज़्यादा उनकी क्या होती है, उनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, और उनसे क्या रखता है, संरक्षित रखता है, ठीक है। तो दोनों सही है, और आर ए की बहुत अच्छे से व्याख्या भी करता है। तो आंसर हुआ इसका ए, यानी कि हम कह सकते हैं कि तीसरे का आंसर जो हुआ वो होता है ए। याद रखना ए जो है, अगर मैं ओजोन की बात कर रहा हूँ, अगर मैं ओजोन की बात कर रहा हूँ जिसे हम O3 से डिफाइन करते हैं, तो ओजोन जो है, अगर आपसे पूछा जाए कि ओजोन का आविष्कार कब और किसने किया था, या ओजोन का पता किसने लगाया था, तो सन 1913 में 1913 में फ्रांस के 2 व्यक्ति थे, एक का नाम था फैब्री चार्ल्स और एक था हेनरी बुसान। इन दोनों व्यक्तियों ने क्या किया था, ओजोन परत की क्या की थी, खोज की थी। और वही बात करें, ओजोन परत का मेन कार्य क्या होता है कि ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। याद रखना पराबैंगनी किरणें क्या है, एक अगर आपसे पूछा जाए कि पराबैंगनी किरणें क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत तरंग है, तो कैसी है, तो ये एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 जिसका आंसर है ए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पढ़िए। क्वेश्चन में कहा है कि सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ पर है, सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ पर है। तो अगर किसी ने चंद्र अभियान देखा होगा तो बता देंगे कि कहाँ पर है। तो सी ऑफ ट्रांक्विलिटी जो है वो है चंद्रमा पर। कहाँ पर है, चंद्रमा पर, और आंसर है डी। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लगभग जुलाई 1969 में
दो व्यक्ति चांद पर गए थे सबसे पहले, कौन थे? एक थे आर्मस्ट्रॉन्ग, ये जिन्होंने चांद पर सबसे पहले कदम रखा था, एक थे आर्मस्ट्रॉन्ग और दूसरे थे एल्ड्रिन। चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे आर्मस्ट्रॉन्ग, या कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। लेकिन अगर यही बात आपसे दूसरी तरीके से पूछी जाए, देखो ये जो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी है, ये चंद्रमा पर ये एक जगह है, एक सागर जैसा है, जिसमें सबसे पहले आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिन उतरे थे अपने जहाज के साथ, और जहाज का नाम क्या था? अपोलो 11। अपोलो 11। वही बात करें कि चांद पर जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था, तो वो था यूजिन सेरेनन। सन 1972 के बाद चांद पर कोई नहीं गया, और वो गया था यूजिन। लास्ट जो थे वो थे सेरेनन। सन 1972 में चांद पर अंतिम व्यक्ति जो गए थे वो यही थे। दरअसल क्या है कि चांद पर कई बार जा चुके हैं, और उस पर जाने का खर्चा भी बहुत ज़्यादा आता है, तो सर उसके बाद कोई गया ही नहीं है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का डी। आप, मुझे लगता है कि आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पढ़िए इसको। वैज्ञानिक निम्नलिखित में से किन परिघटनाओं को ब्रह्मांड के निरंतर विस्तारण के साक्ष्य के रूप में उद्धृत करते हैं? IAS 2012 में आया हुआ क्वेश्चन। तो अगर बात करें हम क्वेश्चन नंबर 5 की, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप लोग ध्यान से पढ़ोगे इसको, तो आपको आंसर भी इसी में ही मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन है, इसने कहा है कि ब्रह्मांड का निरंतर विस्तारण हो रहा है, तो इसका साक्ष्य मतलब किस रूप में मिलता है? अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता चलता है? नहीं। अंतरिक्ष में रेडशिफ्ट परिघटना का अवकलन होता है? बिल्कुल सही। अंतरिक्ष में शुद्ध ग्रह की गरी है? इससे कोई पता नहीं चलता। अंतरिक्ष में सुपरनोवा विस्फोट होना, इससे भी विस्तारण का पता नहीं चलता। तो पता चलता है केवल अंतरिक्ष में रेडशिफ्ट परिघटना। तो केवल 2 इसका सही है, इनके ऑप्शन नंबर बी सही है। तो जहां भी याद सुना कि जहां पर भी रेडशिफ्ट हो रहा हो, क्या हो रहा हो? रेडशिफ्ट हो रहा हो, इसका मतलब सोच लेना कि वहां पर क्या हो रहा है? रेडशिफ्ट। वहां पर ब्रह्मांड का विस्तारण हो रहा है, फैल रहा है। और अगर कहीं पर ब्लू शिफ्ट हो, कहीं पर ब्लू शिफ्ट दिखता है, तो ब्लू शिफ्ट का मतलब होता है कि क्या हो रहा है? वो एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं। क्या हो रहा है? एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं। जैसा कि आपने सुना होगा कि एक हमारी आकाशगंगा है मिल्की वे, और दूसरी है कौन सी है? हमारी पड़ोसी आकाशगंगा का नाम क्या है? हमारी पड़ोसी आकाशगंगा का नाम है एंड्रोमेडा। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के करीब आ रही है, इनमें ब्लू शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, एक दूसरे के करीब आना ही क्या होता है? ब्लू शिफ्ट होता है, और एक दूसरे से दूर जाना होता है रेड शिफ्ट। समझ में आया? तो इसका आंसर होगा केवल बी, यानी कि अंतरिक्ष में रेडशिफ्ट परिघटना का अवलोकन। ठीक है, तो ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पढ़िए इसको। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? तो देखो ये ऐसे, ये वाला व्यास, ये है विषुवतीय व्यास जो कि 12,750 किलोमीटर है, और ये होता है ध्रुवीय व्यास जो कि इससे कुछ ही कम है, यानी कि 12,714 किलोमीटर तक है। तो याद रखना कि विषुवतीय व्यास कितना है? 12,750, और ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,714। तो आंसर हो गया बी, यानी कि छठे क्वेश्चन का आंसर नंबर बी इज ए करेक्ट। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? तो आपकी डिस्प्ले पर, स्क्रीन पर ये रहा, पढ़िए इसको। उल्का या मीटेओर है, मतलब बताना है कि क्या है। ठीक है, तो उल्का क्या है? सबसे पहले आप लोग ये बताइए। देखिए उल्का क्या होता है, जैसे ही देखो मान लो कि ये पृथ्वी है, देखो ध्यान से समझना, मान लो ये पृथ्वी है, ठीक है, और यहां से कोई पिंड पूरी गति के साथ पृथ्वी की तरफ आ रहा है। ये जो पिंड है ये पृथ्वी की तरफ पूरी रफ्तार से आ रहा है। ठीक है, तो जैसे ही ये पृथ्वी के किसमें? आयन मंडल में प्रवेश करेगा। किसमें? आयन मंडल में, यह हम आयनोस्फीयर भी कह सकते हैं।
जैसे ये आयनोस्फीयर में एंटर करेगा तो इसमें क्या लग जाएगी, आग लग जाएगी, ठीक है, और तभी ये क्या बन जाएगा, उल्का बन जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में परिविष्ट द्रव्य का अंश ही क्या कहलाता है, उल्का कहलाता है। मैंने भी बताया कि आयन मंडल ही तो एक लेयर है किसकी, वायुमंडल की। वायुमंडल की एक लेयर ही तो है आयन मंडल। तो जैसे ही इसमें प्रवेश करेगा तो वही क्या बन जाएगा, उल्का बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया है बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पढ़िए इसको। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है। पहला है सामान्यतः 3 जनवरी को होने वाले रीवनिच पर पृथ्वी सूर्य के निकट होती है। बिल्कुल सही होती है। तो पहला तो करेक्ट है कि 3 जनवरी को क्या होती है, सबसे निकट होती है, बिल्कुल सही है। और 3 जनवरी जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है, तो उस स्थिति को उपसौर कहा जाता है, याद रखना। उसी स्थिति को क्या कहा जाता है, उपसौर कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन है सामान्यतः 4 जुलाई को होने वाले रीवनिच पर पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक दूर होती है। तो रीवनिच पे सूर्य सबसे दूर नहीं होगी, जब सबसे ज़्यादा ऊपर होगा, यानी कि सर्वोच्च होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 अगर हम देखें तो सामान्यतः 4 जुलाई को होने वाले सर्वोच्च पर पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर होती है। तो बिल्कुल सही, यानी कि तीसरा। ये तो बात आई 3 जनवरी की, और ये वाली जो मैंने कहा कि सबसे दूर होगा वो आएगी अपसौर वाली बात। कौन सी, अपसौर वाली। और ये जो सिचुएशन होती है ये होती है 4 जुलाई को। कब होती है, 4 जुलाई को। यानी कि सिंपल सी बात है, अगर ये सूर्य है और ये दीर्घवृत्ताकार पथ पर पृथ्वी सूर्य के चक्कर काट रही है तो एक सिचुएशन तो ये हुई सबसे दूर वाली, और एक ये हुई सबसे पास वाली। तो सबसे पास वाली जो है वो क्या कहलाएगी, उपसौर कहलाएगी, और सबसे दूर वाली अपसौर कहलाएगी। सबसे दूर कब होगा, 4 जुलाई को। सबसे दूर कब होगा, 4 जुलाई को। और सबसे पास कब होगा, 3 जनवरी को, ठीक है। तो आंसर हुआ इसका सी, 8वें का आंसर हुआ सी। उसके बाद बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की। किसी के मन में ये क्वेश्चन तो नहीं है कि अगर सूर्य पृथ्वी के सबसे ज़्यादा क्या हुआ, नज़दीक हुआ, जो कि होता है 3 जनवरी, तो गर्मी होनी चाहिए, ठंडी होनी चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत बारीकी का है, तो प्लीज़ इसको देख लेना, ठीक है, अच्छे से। क्योंकि मैं आपको अभी ये कॉन्सेप्ट तो नहीं समझा सकता, क्योंकि बात है क्वेश्चंस की, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट मैं किसी दिन आपको समझा दूँगा। उसके बाद बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 की। तो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सौर परिवार का सबसे बड़ा उपग्रह है। सौर परिवार का सबसे बड़ा उपग्रह, तो साथ ही साफ दिख रहा है यार, जो गैनीमेड होता है, जो क्या है, गैनीमेड है। ये गैनीमेड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, यानी कि हम कह सकते हैं कि फर्स्ट पोजीशन का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो आंसर होगा कौन सा, बी। ये तो था फर्स्ट। अगर आपसे पूछा जाए कि सेकंड सबसे बड़ा कौन सा होता है, तो वो कौन सा होता है, तो वो होता है टाइटन। कौन सा है, टाइटन। ये दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। गैनीमेड जो है वो बृहस्पति का उपग्रह है एक, यानी कि बृहस्पति का एक सैटेलाइट है, चंद्रमा है। और टाइटन जो है वो शनि का एक, यानी कि जो सैटर्न है उसका एक क्या है, सैटेलाइट है, उपग्रह है। वही बात करें, इसमें एक यूरोपा आ रहा है, एक यूरोपा ऑप्शन में है। तो यूरोपा भी किसका है, बृहस्पति का ही क्या एक सैटेलाइट है, ठीक है। तो आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 10 का बी, क्वेश्चन नंबर 9 का बी। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पढ़िए इसको। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में, तो सभी को पता होगा कि सूर्य के रासायनिक मिश्रण में किसका प्रतिशत, हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है। देखिए हम सभी जानते हैं कि अगर ये सूर्य है तो सूर्य की जो कोर है इसमें 2 ही गैसें सबसे ज़्यादा है, एक तो है हीलियम और एक है हाइड्रोजन। इन्हीं दोनों के कारण इसमें ऊर्जा बनती भी है और इसमें विस्फोट भी होता है। यानी कि इसी में रासायनिक, या हम कह सकते हैं इसी में क्या होता है, रासायनिक नाभिकीय संलयन भी होता है और नाभिकीय विखंडन भी इसी की वजह से होता है।
नाभि के, अब चूंकि हाइड्रोजन जो है ये क्या करती है, नाभ के संलयन का कार्य करती है, इनकी ऊर्जा पैदा करती है। और जब जैसे जैसे हीलियम, जो हाइड्रोजन है वो हीलियम में परिवर्तित हो रहा है, वैसे वैसे उसमें क्या होते जा रहे हैं, विस्फोट होते जा रहे हैं। तो इन दो गैस की प्रधानता सूर्य में सबसे ज़्यादा है। तो जो हीलियम है वो लगभग 26% के करीब है, और जो हाइड्रोजन है इसकी मात्रा लगभग 71% के करीब है सूर्य के अंदर। तो आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया ए। ठीक है, समझ में आया सूर्य की कोर का। अगर सूर्य के सबसे बाह्य परत का तापमान आपसे पूछे कितना है, तो सूर्य के सबसे बाहरी परत का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, ये सेंटीग्रेड होता है। अगर केल्विन में पूछे तो लगभग 5800 केल्विन आता है निकल कर। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चन नंबर 10 के आंसर। उसके बाद चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पढ़िए इसको। पृथ्वी का उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? ठीक, क्या कहते हैं बताइए। अगर पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूम रही है तो उसे हम क्या कहेंगे? देखिए, पृथ्वी जो कार्य करती है उसमें दो चीज़ें आती हैं, एक आता है परिभ्रमण, एक आता है घूर्णन। परिभ्रमण होता है जब हम किसी के चारों ओर घूमते हैं, और घूर्णन होता है जब हम अपने ही अक्ष पर घूमते हैं। ठीक है, तो चूंकि ये सूर्य के चारों ओर घूम रही है तो वो होता है परिभ्रमण, और अपने ही अक्ष पर घूम रही है वो होता है घूर्णन। तो आंसर हुआ इसका सी, 11 का आंसर हुआ सी, यानी कि क्या कर रही है, घूर्णन कर रही है। क्या कर रही है, घूर्णन। और पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूमने में कितना समय लेती है? 23 घंटे 56 मिनट और 9.5 सेकेंड। 23 घंटे 56 मिनट और 9.5 सेकेंड। और अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी अपने ही अक्ष पर कितनी स्पीड से घूम रही है, तो लगभग 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रही है। समझ में आया? पृथ्वी जो है वो अपने ही अक्ष पर 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रही है। तो सिंपल है, इसका आंसर भी हमें मिल गया है। तो आंसर है इसका क्या, सी। तो 11 का आंसर हो गया सी। तो चलिए चलते हैं अपने 12वें क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पढ़िए इसको। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति, तो सिंपल सा है, ये पूछ रहा है कि पृथ्वी जो है वो अपनी कक्षा में किस ओर से किस ओर घूमती है। तो सबको पता है, सब बता देंगे कि जो पृथ्वी की दिशा है वो पश्चिम से, यानी कि पश्चिम दिशा से किस तरफ घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, सब लोग जानते हैं। तो आंसर क्या हुआ इसका, आंसर हुआ ए। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हुआ ए, यानी कि पृथ्वी की अपनी कक्षा में जो गति है वो पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। लेकिन जानने वाली बात क्या है, जानने वाली बात यह है कि हमारे यहाँ पर लगभग 8 ग्रह हैं, और 8 ग्रहों में केवल 2 ग्रह ऐसे हैं जिनकी जो घूर्णन है, इनका जो घूमते हैं वो अलग है, और बाकी 6 ग्रहों की सेम है। जो 2 ग्रह हैं उन 2 ग्रहों में आता है एक शुक्र और एक आता है अरुण। इन दोनों ग्रहों की जो डायरेक्शन है घूमने की वो पूर्व से पश्चिम की ओर है, याद रखना, पूर्व से पश्चिम। और बाकी के जो 6 ग्रह हैं जिनमें आपका पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और वरुण आता है, साथ में बुध आता है, तो उनकी जो डायरेक्शन है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है। ठीक है, तो ये याद रखना, वेस्ट टू ईस्ट, ये होती है इसकी डायरेक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी लगता है मुझे आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 पर। और क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर ये, पढ़िए इसको। एक भू स्थिर उपग्रह का काल होता है। एक भू स्थिर उपग्रह का काल होता है। अगर कोई समझ गया है ना तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं समझा तो बहुत बुरी बात है, क्योंकि यूपी पीसीएस 2011 में आया हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात कर रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 13 में इसने कहा है भू स्थिर उपग्रह। चूंकि इसने उपग्रह कहा है तो यहाँ पर बात हो रही है सैटेलाइट की, कृत्रिम सैटेलाइट की जो होते हैं। तो पूछ रहा है कि जो कृत्रिम सैटेलाइट है, ये पृथ्वी है, कृत्रिम सैटेलाइट है, अगर ये पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे हैं तो घूमने में इनका काल कितना है, एक चक्कर कितने घंटे में लगाते हैं? तो सिंपल है, 24 आवर्स।
इनके 24 घंटे में क्या करते हैं, इनका काल होता है। इनके आंसर नंबर डी इज ओके। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ही है, पढ़िए इसको। एक पिंड का पृथ्वी पर द्रव्यमान 6 किलोग्राम है। अगर इसके द्रव्यमान को चंद्रमा पर मापा जाए तो कितना होगा। बहुत बार क्वेश्चन आया है और सबको पता है, सबको। इसे रखने का यही उद्देश्य था कि आपको एक बार समझ में आ जाए। देखिए, कोई भी पिंड हो या वस्तु हो, उसका द्रव्यमान यानी कि मास में कभी कोई चेंज नहीं आता, चाहे वो यहाँ पर हो चाहे वो किसी और दुनिया पर हो। सिर्फ अंतर आता है तो उसके भार यानी कि उसके वेट में। तो इसने पृथ्वी और चंद्रमा की बात की है, राइट। तो चंद्रमा पर अगर किसी आदमी का वजन पृथ्वी पर 6 kg है तो चंद्रमा पर भी उसका वजन उसका द्रव्यमान 6 kg ही रहेगा। यानी कि जो मास है उस मास यानी कि द्रव्यमान में नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। और यहीं अगर ये भार की बात कर देता, अगर किसी व्यक्ति का भार पृथ्वी पर 6 kg है तो उसका भार चंद्रमा पर क्या हो जाएगा, तो 1/6 गुरुत्वाकर्षण बल लग जाता है, तो 6 × 6 यानी कि 1 kg, तो उसका भार क्या हो जाता, कम हो जाता, वेट। समझ में आया। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 14 है उसका आंसर हो जाएगा 6 kg यानी कि डी, एज इट इज़ रहेगा जैसा है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो गया डी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिए इसको। शुद्ध ग्रहीय कटिबंध निम्नलिखित में से किसके बीच है। देखिए, शुद्ध ग्रह एस्ट्रॉइड सब लोग जानते हैं किसके बीच है। जो एस्ट्रॉइड है वो सामान्यतः किसके बीच पाए जाते हैं। तो आंसर सबको पता है, ए, मंगल और बृहस्पति। मंगल व बृहस्पति ग्रह के चारों ओर ही क्या पाए जाते हैं, ये एस्ट्रॉइड यानी कि शुद्ध ग्रह पाए जाते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या शुद्ध ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, तो हाँ, शुद्ध ग्रह सूर्य का चक्कर भी लगाते हैं। याद रखना, अगर ये सूर्य है, ये हुआ बुध शुक्र, ये है बुध शुक्र, ये हुआ पृथ्वी मंगल बृहस्पति। बृहस्पति थोड़ा छोटा होगा सूर्य से, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, तो इनके बीच में होती है ये एस्ट्रॉइड की लेयर, शनि और बृहस्पति के बीच। तो ये इस तरीके से सूर्य के चारों ओर रहते हैं, इस तरीके से घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं। बहुत बार पूछा जाता है, याद रखना। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि ये जो क्षुद्र ग्रह हैं इनका मैक्सिमम आकार कितना हो सकता है। तो ये जो है 1000 किलोमीटर से ज़्यादा हो सकता है। याद रखना, इनका जो आकार है वो 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से सूर्य के चारों ओर भी घूमते हैं। तो ये मत सोचना कि ये जो क्षुद्र ग्रह हैं केवल मंगल और बृहस्पति के बीच है, नहीं, ये सूर्य के चारों ओर चक्कर भी लगाते हैं, जिनका आकार 1000 किलोमीटर से ज़्यादा तक हो सकता है। समझ में आया। तो आंसर हो गया ए, मंगल व बृहस्पति। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 भी होगा। चलता है अपने क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा। तारे का रंग सूचक है। देखो, तारों में जो रंग होता है वो किस चीज़ का सूचक होता है, सबसे पहले ये बताइए। देखो, तारे जो हैं सिंपली है, सबसे पहले नेबुला बादल होते हैं, उनसे बनते हैं, नेबुला क्लस्टर। ठीक है, उनके बाद ही क्या होता है, तारों का निर्माण होता है। इनके जब हाइड्रोजन के बादल जो है जब वो बन जाते हैं, फिर वो और ज़्यादा सघन होते हैं, डेंस होते हैं, तब जाकर कुछ तारों का निर्माण होता है। जानने वाली बात यह है कि किस रंग के सूचक होते हैं। देखो, सब चीज़ कहने वाली बात यह है कि जितने भी ग्रह हैं वो अपने प्रकाश से तो चमकते नहीं हैं, वो सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। तो दिन में तारे क्यों नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि तारों का जो प्रकाश है वो सूर्य के प्रकाश से कम होता है, इसलिए वो दिखाई नहीं देते हैं। तो इसका मतलब है कि इनमें कुछ प्रकाश होता है, और प्रकाश हमेशा सूचक होता है तापमान का, ताप का। यानी कि तारे का जो रंग सूचक है वो उसके ताप का है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो गया है डी, उसके ताप का, उसके टेम्परेचर का सूचक होता है। जैसे कि सूर्य में क्या है, टेम्परेचर मैंने भी बताया था 6000 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया। तो उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 17 की तरफ। खतरा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए इसको। ग्रह उस विशाल आकाशीय पिंड को कहते हैं जो
सूर्य के चारों ओर चक्कर काटता है और उसमें स्वयं अपना प्रकाश होता है। सूर्य के चारों ओर चक्कर काटता है और इसमें स्वयं अपना प्रकाश नहीं होता, वरन सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। सिंपल आ गया, देखो यही तो बताया था मैंने आपको पीछे। अभी क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आपको एकदम पता चल गया है, कौन सा है? बी। मैंने अभी बताया कि जितने भी ग्रह हैं वो उनका अपना प्रकाश नहीं होता है, वो सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। तो आंसर यही है, इनके ग्रह वे आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं तथा जिनका अपना कोई प्रकाश नहीं होता। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो गया है बी। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो स्क्रीन पर ये रहा। कृष्ण छिद्र ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किया। तो सब लोग जानते हैं, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, कृष्ण छिद्र यानी कि ब्लैक होल की जो बात कर रहे हैं हम, उसने कहा किसने प्रतिपादित किया? तो एस चंद्रशेखर ने उसको प्रतिपादित किया ना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कौन है? एस चंद्रशेखर, यानी कि सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने क्या किया था? ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। देखिए सिंपल सी चीज़ है, इन्होंने बताया था, इन्होंने एक क्या दी थी? एक सीमा दी थी। इन्होंने कहा था कि अगर किसी तारे का द्रव्यमान क्या हो? सूर्य के द्रव्यमान से कम हो तो क्या बनता है? सिंपल एक क्या बन जाता है? ग्रह या तारा ठंडा हो जाता है, मतलब एक तरीके से कोई ग्रह बन जाता है। उसके बाद अगर इन्होंने कहा कि अगर किसी तारे का द्रव्यमान जो है वो सूर्य के द्रव्यमान से ज़्यादा हो जाए तो वो न्यूट्रॉन तारा बन जाता है, और वही न्यूट्रॉन तारा क्या कहलाता है? ब्लैक होल कहलाता है, जिसे हम लोग कृष्ण विवर भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया सी, एस चंद्रशेखर। तो 18 का हो गया सी। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 पर। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पढ़िए इसको। सूर्य से पृथ्वी की माध्य दूरी को क्या कहते हैं? सूर्य से पृथ्वी की माध्य दूरी को, देखो एक बात याद रखना कि एक वर्ष में सूर्य और पृथ्वी के बीच चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं? खगोलीय इकाई कहते हैं। क्या कहते हैं? खगोलीय इकाई कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। ठीक है, अगर मैं खगोलीय इकाई की बात कर रहा हूँ तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होती है वो बराबर होती है 1.496 गुना 10 की पावर 11 मीटर की। ये याद रखना। ठीक है, अगर प्रकाश वर्ष की ये बात करता, लाइट ईयर की ये बात करता हूँ, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर हो जाता 9.46 गुना 10 की पावर 15 मीटर के, और यही बात किलोमीटर में 10 की पावर 12 किलोमीटर हो जाती। तो आंसर क्या हुआ? आंसर हुआ सी, खगोलीय इकाई। तो याद रखना कि सूर्य से पृथ्वी की माध्य दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पढ़िए इसको। पृथ्वी तथा सूर्य के माध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? देखिए पहले बताया, सर्वाधिक दूरी किसको कहते हैं? अपसोर को कहते हैं। किसको कहते हैं? सर्वाधिक दूरी जो होती है वो अपसोर की होती है। इनके क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हुआ सी, अपसोर। तो सबसे दूर की बात आ रही है तो किस दिन होगी? 4 जुलाई को। सबसे दूर जो होती है वो 4 जुलाई को होती है। ठीक है, तो भाई ये क्वेश्चन थे आपके ज्योग्राफी के, जो आपका यूनिवर्स चैप्टर है, ब्रह्मांड चैप्टर है, उसके टॉप 20 क्वेश्चंस का सेट 1। अभी सेट में और भी लेकर आऊँगा। ठीक है, तो अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।